रामपुरवा बुल, बुल यानी कि सांड, रामपुरवा बुल ये कहाँ मिली थी? ये अशोक के पिलर पे ही मिली थी, जो कि बिहार में रामपुरवा जगह पे मिली थी। और आज राष्ट्रपति भवन में ये है। राष्ट्रपति भवन यानी कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हैं। ऑब्जर्व करिए कितने अच्छे से जो स्कल्प्टर्स थे उन्होंने बनाई है ये बुल। और आप देखिए ये बुल का है इमेज, और उसके नीचे फूल पत्तियों से भी प्रॉपर बनाई गई है। और ये राष्ट्रपति भवन में लगाई गई है अभी ये मूर्ति। अब जो अशोक ने ऑब्जर्व किया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि लोगों को ट्रबल करती थी, और लोगों को ट्रबल करती थी तो वो उनकी भी प्रॉब्लम्स थी। उन्होंने देखा कि उनके एम्पायर में लोग जो रहते थे वो दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करते थे, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते थे, और इस कारण से कॉन्फ्लिक्ट होते थे, यानी कि दंगे होते थे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम उन्होंने ऑब्जर्व की कि एनिमल्स जो थे वो सेक्रीफाइस किए जाते थे, यानी कि एनिमल्स की बलि दी जाती थी। साथ ही साथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, उनका साथ भी बुरा व्यवहार किया जाता था। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। साथ ही साथ क्वारल्स होती थी फैमिली में लड़ाई झगड़े होते थे जायदाद के लिए, ज़मीन जायदाद के लिए, दूसरे कारणों से। साथ ही साथ नेबर्स के बीच में भी लड़ाई होते थे। तो अशोक को लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना भी उनकी एज अ राजा की जिम्मेदारी होती थी। तो उन्होंने जगह जगह ऑफिसर्स अपॉइंट किए। सो ही यानी कि अशोक अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामठ। धम्म महामठ, ठीक है, धम्म महामठ, जो जगह जगह जाते थे और अशोक की टीचिंग्स को स्प्रेड करते थे। अशोक के मैसेजेस जो इंस्क्राइब थे रॉक्स एंड पिलर्स पे, तो जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको ये ऑफिशियल्स पढ़ के सुना देते थे और समझा देते थे कि अशोक के क्या मैसेज थे। और इस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उन्हें रिजॉल्व किया जाता था, ताकि लोग, इनकी प्रजा जो है अच्छे से रहे। अशोक ने अपने जो ये मैसेंजर्स से अपने जो आइडियाज़ है, जो धम्म से रिलेटेड आइडियाज़ है, दूसरी ज़मीन पे भी भेजे जहाँ पे उनका राज्य नहीं था, और बहुत दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर भेजे उन्होंने मैसेंजर। उन्होंने सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका यहाँ पे भेजे। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कितना दूर है। तो ये है बेसिकली अशोक का साम्राज्य। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य था बिल्कुल, और करीब तकरीबन आज का इंडिया, पाकिस्तान और थोड़ा बहुत अफगानिस्तान भी कवर कर लेते थे, बांग्लादेश भी कवर कर लिया। मतलब अच्छा बड़ा साम्राज्य था अशोक का। इन्होंने अपना मैसेज जो फैलाया वो कहाँ कहाँ फैलाया? उन्होंने इजिप्ट में फैलाया, सीरिया में फैलाया, ग्रीस में फैलाया और श्रीलंका में भी फैलाया। और आप आज देखिए तो श्रीलंका में बुद्ध धर्म, मैसेज बेसिकली बुद्ध का ही था, तो बुद्ध धर्म काफ़ी फैला हुआ है श्रीलंका में, मेजर रिलीजन बुद्ध। और अशोक को कहा जाता है कि अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेट एम्परर जिन्होंने बुद्ध धर्म को फैलाया श्रीलंका में। भारत में बुद्ध धर्म करीब करीब विलुप्त हो गया है, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बुद्ध धर्म का फॉलो करते हैं। लेकिन श्रीलंका हो गया और बाकी जगह जो हो गया है एशिया में, वहाँ पे बुद्ध धर्म का खूब फॉलो किया जाता है। उन्होंने रोड्स बनवाई, उन्होंने कुएं बनवाए पानी के लिए, जब समय बारिश नहीं है या पानी चाहिए रहता है तो वेल्स बनवाए। साथ ही साथ यात्रियों के लिए रेस्ट हाउसेस भी बनवाए। रेस्ट हाउसेस काइंड ऑफ आज की होटल समझ लीजिए, वो भी बनवाई उन्होंने। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अरेंजमेंट करवाए उन्होंने, यानी कि उस समय के हॉस्पिटल्स नहीं हो सकते तो कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट्स करवाए। और वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स का भी इलाज किया जाता था। आज जो एनिमल्स के डॉक्टर होते थे उन्हें वेट बोलते हैं, और उनके हॉस्पिटल को वेटनरी हॉस्पिटल बोला जाता है। तो उस समय भी इस टाइप का अरेंजमेंट अशोक ने अपने द्वारा करवाया। अशोक का जो मैसेज था उनके सब्जेक्ट्स के लिए, तो उन्होंने कुछ मैसेज एक और इंस्क्रिप्शन में लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उनके आइडियाज़ समझते अपन। तो उन्होंने लिखा,
कि पीपल यानी कि लोग जो होते हैं वो बहुत सारे रिचुअल्स कर्मकांड करते हैं जब वो इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या उनके बच्चे जो है वो शादी करते हैं, या फिर उनके खुद की औलाद पैदा होती है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, या फिर वो कोई तीर्थ यात्रा या ऐसे ही जर्नी पे जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये कर्मकांड, ये रिचुअल्स, इनका कोई मतलब नहीं है। इसके बजाय आप कुछ दूसरी चीज़ें कर सकते हो जिनसे ज़्यादा अच्छाई फैलेगी इस दुनिया में। जैसे कि आप जो है अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स, आपके जो गुलाम हैं और आपके जो अंडर नौकरी करते हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, जेंटल रहो। आप अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। साथ ही साथ आप क्रीचर्स जो है, दूसरे जानवर जो है, उनके साथ भी कंपैशन के साथ, इंसानियत के साथ पेश आओ। कंपैशन यानी कि इंसानियत के साथ पेश आओ। साथ ही साथ आप जो है गिफ्ट्स दो और खाना दो ब्राह्मण्स को और मंक्स को, मुनि को। एक चीज़ जो उन्होंने ये भी लिखी कि ये गलत है कि हम सिर्फ अपने धर्म की तारीफ करें और दूसरे धर्म की बुराई करें। आज भी आप देखिए कितना रेलेवेंट है उनकी बात। उस समय भी थे अलग अलग धर्म। उस समय भारत में 3 मेन धर्म होते थे, हिंदू, जैन और बौद्ध, और आपस में अच्छे दंगे भी होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे। तो वो भी रेलेवेंट था कि कितना इम्पोर्टेंट था कि उस समय भी वो चाहते थे कि आपस में शांति से रहें। हमको उन्होंने लिखा है, ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। हमें दूसरे का रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। एक इंग्लिश में बोल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हिंदी में भी समझा देता हूँ। इफ वन प्रेजेस वन ओन्स रिलीजन वाइल क्रिटिसाइजिंग अनदर्स वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वन ओन रिलीजन। हिंदी में बोल देता हूँ कि अगर एक इंसान है जो अपने धर्म की बढ़ाई कर रहा है, खूब तारीफ कर रहा है, और दूसरे की धर्म की क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, ठीक है, तो एक्चुअल में वो कर क्या रहा है? वो उसके ही धर्म के लिए बहुत गलत कर रहा है, उसकी धर्म के लिए गलत मैसेज कर रहा है। जैसे कि एक बड़ा एग्जांपल आज की दुनिया में, जैसे टेररिस्ट होते हैं, तो जो इस्लामिक टेररिस्ट होते हैं, उसामा बिन लादेन होते हैं, वो इस्लाम रिलीजन का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए इस्लाम रिलीजन को बड़ा नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट इस्लाम के लिए वो एक धब्बे की तरह काम कर रहे हैं, इस्लाम के लिए डिससर्विस कर रहे हैं, इस्लाम को गिरा रहे हैं। और इससे दूसरे मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनके धर्म पे इन लोगों के कारण, उसामा बिन लादेन जैसे लोगों के कारण, इनका धर्म जो है दूसरों की नज़रों में अच्छा नहीं दिखता है। तो ये वाली लाइन कितनी रेलेवेंट है, और इसलिए हमें समझना चाहिए कि दूसरे रिलीजन का क्या आइडिया है और उसकी भी इज्जत करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जब उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि ये जो एडिक्ट्स है, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस उन्होंने अपनी प्रजा को दिए थे, आज भी उसी लैंग्वेज में हमारी समझ में आते हैं और आज भी हम उससे लर्न कर सकते हैं। यानी कि आज से 2300 साल पहले ये इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। 2300 साल पहले, आप ये सोचिए 100 साल ही कितना बड़ा होता है। 2300 साल पहले ये लिखे हैं और कितना आज भी इम्पॉर्टेंट है उनकी बात को।